गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं नादी गौतम। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए बेटा जी, तो जल्दी सेशन स्टार्ट कर दें। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए क्लास इस तरह से मिल रही है। ठीक है, और आवाज़ वगैरह सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से चेक कर लो, सब ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, हम अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेज़ आपके लिए लेके आए हुए हैं। मेरे बैचेज़ और अदर कोई भी बैचेज़ को एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए, जुड़ने के लिए कोर्स में हमारे साथ में मेरा कोड यूज़ कीजिए, जो कि होता है ANADIYT। क्या होता है? ANADIYT। ठीक है, ये जो कोड है आपको ये यूज़ करना होगा। 10% डिस्काउंट दिलाएगा एनी कोर्स, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम के लिए चैनल है, स्पेशल बैंक एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट। यूजीसी नेट में मेरी क्लास रहती है सैटरडे संडे, टाइमिंग जनरली 12। ठीक है, दिन में कितना होता है? 12 PM पे होता है। अच्छा, उसके बाद 7 मिनट ट्रिक वाला ही हमारा चैनल हुआ, और उसके बाद में लाइव टेस्ट पर 11 AM पर क्लास मेरी होती है, मंडे से फ्राइडे डेली होती है, रेगुलर बेसिस होती है। CBSE क्लासेस 9 से लेके 12th भी हमारे पास हैं। अगर कोई भी इन क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी मेरा कोड यूज़ करेंगे आप, ANADIYT, अनादि YT। दिस इज़ द कोड फॉर अनअकैडमी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का, जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई? हु इज़ द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज? विश्व खाद्य पुरस्कार का पहला विजेता कौन है? हु इज़ द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज? विश्व खाद्य पुरस्कार का पहला विजेता कौन है? किसकी तरफ से दिया जाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है, ये जो प्राइज़ है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश्ड इन 1986, 1986 में स्थापित हुआ। पहली बार कब मिला होगा? या तो 86 में या उसके बाद मिला होगा। तो कब मिला? गिवन फर्स्ट वॉज गिवन इन 1987। किसको मिला? MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फ़ोटो बेटा इसलिए हटा रखा है क्योंकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन सही से कर पाएँ, ये स्पेस आपको अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा लाइट का भी इशू है। तो फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, और यहाँ पर कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये है, मतलब हरित क्रांति के पिता कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के पिता, जनक, जो भी आपको लिखा मिले। उसके अलावा इनको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। कृषि वैज्ञानिक, हिंदी में क्या कहेंगे? कृषि वैज्ञानिक। क्लियर है सब कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है? हाँ, चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो इसका आंसर तो MS स्वामीनाथन हो गया बेटा जी, 1987 में मिला। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ग्लेशियर निक्षेप के लिए, हिंदी में ग्लेशियर को बोलते हैं हिमानी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमानी बोलते हैं। लेकिन ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ग्लेशियर लिखा मिल सकता है। निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ग्लेशियर डिपोजिशन? ग्लेशियर का जो डिपोजिशन होता है उसके लिए इनमें से कौन सा वर्ड हम यूज़ नहीं करते? मोरेन, ड्रेमलिन्स, केटल या स्क्री या स्केरीज। हो सकता है ये आपको ना आइडिया हो तो जल्दी से करते हैं। स्केरी जो होती है इसको नहीं करते। ठीक है, ये तीनों वर्ड यूज़ होते हैं ग्लेशियर का जो डिपोजिशन होता है उसके लिए। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस निम्न में से किस तिथि को, किस डेट को मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे आपका कब मनाया जाता है? 25 मई, जो महीना आपका निकल ही चुका है, 14 अप्रैल, 30 जून या 10 जुलाई। तो कौन सा है इसमें से? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉयड जानते हो ना, पृथ्वी से जो टकराते रहते हैं, वो है क्या?
चलिए वो तो आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाया था। 6 PM पर ज्योग्राफी की मेरी स्पेशल क्लास होती है। 6 PM पर ज्योग्राफी की क्या होती है बेटा, स्पेशल क्लास होती है। डेली तो नहीं होती है, वो वीक में अनअकैडमी पर ही होती है। वीक में 3 से 4 डेज़ कम से कम होती है। इस वीक में कम हुई थी, रीज़न वही था क्योंकि आपकी अनअकैडमी पर स्पेशल सेशन हमने 4 घंटे का एक संडे को प्रोवाइड कराया है, इसलिए लास्ट वीक में मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ये क्लास हुई होगी। वो से वैसे 4-5 दिन भी हो जाती है। इस वीक में क्लास आपको प्रॉपर मिलेगी 6 PM, आज भी देख लेना। तो क्या होता है बेटा, 30 जून को होता है। 30 जून को होता है, क्या होता है, 30 जून को होता है ये। भारत सरकार ने विश्व बैंक के समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप फॉर हाउ मैनी प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है किसके लिए काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेनली काम करता है। इसके बाद काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आधारभूत संरचना भी कह देते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो है उसका मेन जो ग्रुप है उसको बोलते हैं IBRT, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो साइन किया है, लेकिन स्पेशली ध्यान में रखते हुए किसको, तमिलनाडु को। तो कितना किया है बेटा, 2। और इसमें मेनली किस पर है, रेजिडेंस के लिए है। आवास योजनाएं हैं वो बनाई जाएंगी, तो उनके पर्पज़ से काम किया है 2, ठीक है। मतलब डायरेक्टली इसको फंडिंग होगी। नेक्स्ट है EU, यूरोपियन संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स बॉर्डर फॉर द अराइवल ऑफ सिटीजन्स ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज़। मतलब कितने देश हैं यूरोपियन संघ ने जिनके साथ में ये काम किया, कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। यूरोपियन यूनियन में अभी 27 कंट्री हैं। यूरोपियन यूनियन में अभी कितने कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं नाउ, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन तो बाहर निकल गया ना भाई, ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट आपको पता होगा, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था। तो 27 देश हैं और ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। तो बताओ भाई कितने, 20 देशों के लिए, 25 देशों के लिए, 14 देशों के लिए, 10 देशों के लिए, जल्दी जल्दी बता दो। इसमें जापान वगैरह इन सब के लिए भी है। तो कितने कंट्रीज़ के लिए EU ने अपना बॉर्डर ओपन किया है, कितना, 14 कंट्रीज़ के लिए, 14 देशों के लिए किया है ना। 27 देशों ने 14 देशों के लिए 14 कंट्रीज़ के साथ में अपना बॉर्डर ओपन कर दिया है। वहाँ के नागरिक आ सकते हैं, जा सकते हैं। वैसे भी खैर कोरोना वाली प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी ये काम किया गया है। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना, क्या है, किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द किल कोरोना कैंपेन। मतलब कोरोना को मारना है, किसी भी हालत में कोरोना को ख़त्म करना है। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग देश, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से इसमें अपना काम कर रहे हैं। और जो कैंपेनिंग वगैरह चलाई जा रही हैं, बहुत सारी ऐप वगैरह चलाई जा रही हैं, है ना, पोर्टल बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स बनाई जा रही हैं। तो उसी के लिए एक स्टेट है जिसने ये काम किया है। और उस स्टेट ने काफ़ी सारी इस तरह के प्लान बनाए हैं, किसी को जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, मज़दूरों के लिए, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग। ये क्या है, किल कोरोना, ये स्टार्ट किया किसने, मध्य प्रदेश ने। किसने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश ने। अच्छा, जो मध्य प्रदेश है MP है, उसके बारे में आपको जानकारी होगी कि वहाँ के CM साहब कौन है। तो मध्य प्रदेश के जो CM है उनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। उससे पहले कमलनाथ जी हुआ करते थे, कांग्रेस वाले। बाद में उनसे सीट छीन ली गई, क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सारे मेंबर शिफ्ट हो गए, किस में चले गए, BJP में चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा एक और आता है कि अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाती है, तो ये तो हो गए शिवराज सिंह चौहान CM, ठीक है। अगर गवर्नर की बात आती है तो वैसे तो लालजी टंडन है, लेकिन आजकल थोड़े बीमार चल रहे हैं, लखनऊ में एडमिट थे अभी 2-3 दिन पहले। तो उनकी जगह पर जो UP वाली गवर्नर हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन है वैसे तो, लेकिन ऐसे हम बात कर रहे हैं कौन है, आनंदी बेन पटेल, जो CM भी रह चुकी हैं पहले गुजरात की। तो उन आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्या दिया गया है, एडिशनल चार्ज, कहाँ के लिए, MP के लिए। चलिए, एडिशनल चार्ज मतलब एक्स्ट्रा काम करेंगी, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज मेड बाई टुगेदर
इंडिया एंड रसिया, मतलब चीन नहीं, रसिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर इनमें से कौन सी मिसाइल बनाई हुई है? कौन सी है? क्या अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है या आकाश है? कौन सी वाली मिसाइल है जिसको बनाया गया है इंडिया और रसिया दोनों के द्वारा मिलकर? और 2 रिवर के नाम पर है बेटा, 2 नदियों के नाम पर है, 2 नदियों के नाम पर, जिनमें से एक नदी अपने इंडिया में है और एक नदी रूस में है। तो इसका नाम है भाई क्या? ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें से ब्रह्मपुत्रा कौन सी नदी है? हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी है। प्लस जो ये मोस लिखा हुआ है ये मस्कोवा है। ये क्या है? मस्कोवा। उसी नदी के किनारे तो आपका मॉस्को है, तो मॉस्को से ही मस्कोवा या मॉस्कोवा से ही मॉस्को बना है। तो ब्रह्मोस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो मस्कोवा कहाँ की रिवर है? वो आपकी रसिया की है, और ब्रह्मपुत्र अपने इंडिया में है, इंडिया के अलावा भी देश में है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? मात्र 36 ईयर ओल्ड है। विच यंग इंडियन एम्पायर हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी एलीट पैनल? तो बताइए किसको किया गया है? राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन या मुकेश मेनन? एक जैसे नाम दिखाई दे रहे हैं कई सारे, 2 नितिन आ गए, 2 ही मेनन आ गए। अब बताओ कौन है, कौन है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो नितिन मेनन नाम है बेटा। क्या नाम है? नितिन मेनन जो हैं उनको युवा एम्पायर वाले उसमें ग्रुप में शामिल किया गया, आईसीसी के मेन पैनल में शामिल किया गया है। अच्छा, उसके अलावा बेटा जी आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़िए। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए कोड यूज़ कीजिए ANADIYT, अनादि YT। चलिए नेक्स्ट बात जाते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द सॉलिसिटर जनरल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स? अगेन है ना, अगेन फिर से, क्योंकि पहले से वही थे। अब ये क्या होता है आपको याद होगा शायद, आर्टिकल 76 में एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो मेनली एडवोकेट का काम करते हैं, लीगल एडवाइस देने का काम करते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और साथ में प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं इनको। मान लिया किसी दिन प्रेसिडेंट ये नहीं है AGI, तो इनकी एब्सेंस में कोई ना कोई तो काम करेगा। तो जो काम इनकी एब्सेंस में करता है, इन्हीं के असिस्टेंट के रूप में, इन्हीं का असिस्टेंट होता है। वैसे ग्रुप बनाते हैं पूरा का पूरा, उस ग्रुप में होते हैं 8 लोग, तो असिस्टेंट होता है इसका, सहायक कह सकते हो। ठीक है, कौन होता है इस पोस्ट पे जो बन रहा है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं ये दोनों लोग गवर्नमेंट की तरफ से। तो नाम है भाई उनका तुषार मेहता, पहले से भी यही थे, अब इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया तुषार मेहता। और के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल आपके कौन है? वो है अटॉर्नी जनरल AGI। क्लियर हो गया? जो सॉलिसिटर है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है इसके बारे में, ठीक है, संवैधानिक नहीं है। और AGI संविधान में लिखी हुई है, ये मेन डिफरेंस है। इनका 3 साल का टेन्योर होता है एक बार में, दोबारा चाहे तो फिर से आ सकते हैं। AGI का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ठीक है। और AGI को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान करें, मतलब जो बौद्ध बुक है, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य? जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए और जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करते रहिए। आपका प्यार ही अपने लिए बहुत कुछ होता है। तो ये हमारा कोड है बाकी ANADIYT, अनादि YT। इस कोड को यूज़ कीजिए अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेने के लिए। SSC के 3 कोर्स मेरे अभी चल रहे हैं, एक स्पेशल सेशन 6 PM पर, 7 PM पर थ्योरी चल रही है पूरी सब्जेक्ट वाइज, और मॉर्निंग 10 AM पर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। तो आप किसी भी कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़िए। इंग्लिश जैसे आप GS ले लेंगे, आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब फ्री मिल जाएगा। तो भाई बौद्ध साहित्य, बड़े फेमस बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध बुक हैं जिनको बोलते हैं त्रिपिटक। देखो जो अंगाज अंग, ये जैन धर्म का है, 12 अंग है। आरण्यक हिंदू मतलब सनातन मतलब वैदिक, ठीक है। त्रिपिटक आंसर आ ही गया। उपनिषद भी किसका है? ये भी आपका वैदिक में आता है।
वैदिक। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, उपनिषद में 108 है। त्रिपिटक कितने? त्रि मतलब 3, और पिटक मतलब पिटारा, और पिटारा मतलब बास्केट। तो इसका मीन्स कई बार अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है टोकरी, बास्केट। ठीक है, अब 3 जो है, 3 में से कौन कौन सा है? सबसे पहला वाला है सुत्त पिटक। सबसे पहला वाला सुत्त पिटक, जिसका राइटर है आनंद, गौतम बुद्धा का कजिन ब्रदर। क्या नाम है? सुत्त पिटक, आनंद उसके राइटर है। ठीक है, और इसमें कलेक्शन है सरमन का। सरमन होता है उपदेश, जो बुद्ध ने कहा उनके सबके उपदेश इसमें लिखे हुए हैं। दूसरा वाला जो है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनय पिटक। इसमें रूल्स लिखे हुए हैं विनय पिटक में, रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन, बौद्ध भिक्षुओं के रूल, नियम, कानून लिखे हैं विनय पिटक में। ये मैंने पढ़ाया हुआ है सारा हिस्ट्री में। ये विनय पिटक हो गया। विनय पिटक के बाद अगर हम बात करें तो इसके राइटर भी चलो लिख देते हैं, उपाली। इसके राइटर कौन है भाई? उपाली। तीसरा वाला जो आपका आता है उसका नाम है अभिधम्म पिटक। क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। रूल्स, नियम, कानून, अनुशासन। अभिधम्म पिटक जो है इसके अंदर आपका है, क्या है? अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में है फिलॉसफी, दर्शन। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन। और राइटर कौन है? राइटर है मोगाली पुत्र तिस। मोगाली पुत्र तिस या तिस, आपको जो भी लिखा मिले, डबल एस भी लिखा मिल जाता है और SYA भी लिखा मिल जाता है, मोगाली पुत्र तिस। इसके बाद आता है भाई नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है वो है इंडिका। इंडिका बहुत फेमस बुक है। इसको लिखने वाला कौन था? हु रोट इंडिका? ग्रीक राइटर हुआ है, कौन था बताइए? सिंह, मैगास्थनीज, फाइयान, ह्वेनसांग। तो ये फाइयान, ह्वेनसांग, ये सिंह, ये तो चाइनीज आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर कौन बचा? तो कौन बचा भाई? मैगास्थनीज बचा। मैगास्थनीज जो था ये कौन था? एम्बेसडर ऑफ ग्रीक किंग। अब किंग था उस, कौन? सेल्यूकस निकेटर, जो पहले जनरल, अभी बात करेंगे सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर है जनरल और कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये जो बंदा था मैगास्थनीज, ये किसके कोर्ट में आया था? एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, नहीं सॉरी, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मैं जो मौर्य डायनेस्टी है उसका था, कौन था? फाउंडर था। और ये जो सेल्यूकस निकेटर था इसको डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में इसकी बेटी की शादी हो जाती है इसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, जिसका नाम था हेलेना। तो ये जो बंदा है, इंडियन सोसाइटी पे इसने बुक लिखी है मैगास्थनीज ने। जो इंडिका है, ओरिजिनल इंडिका गायब है, मतलब ओरिजिनल इंडिका के बारे में किसी को नहीं पता। तो इंडिका के अंदर किसके बारे में है? इंडियन सोसाइटी के बारे में। कई सारे अदर राइटर से पता लगा है कि इस नाम की कोई बुक हुआ करती थी, क्योंकि उन राइटर्स की बुक में मैगास्थनीज की इंडिका का सोर्स के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उसको नाम से हमको पता लगता है कि इस बंदे ने ये बुक लिखी है। और इसने इंडिया में 7 कास्ट और बहुत सारी सब कास्ट के बारे में भी बात की है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है राही सरनोबत। एक प्लेयर है, ये किस खेल से रिलेटेड है? राही सरनोबत इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? चेस, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, किससे रिलेटेड है? जल्दी जल्दी बताइए। वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, आई थिंक 2013 में। हाँ, तो जल्दी से बताइए कौन है इनमें से? वो है शूटिंग से। किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मतलब क्या है? सार्क का मतलब है, आप कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं तो बताओ जल्दी से इसका, जल्दी जल्दी बताइए। हिंदी में इसको दक्षेस भी बोलते हैं। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। दक्षेस दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आप लोग जल्दी से टिक कीजिए, बाकी मैं बताता हूँ इस्टेब्लिश कब हुआ था, क्योंकि कई बार इसका ईयर आता है, लास्ट ईयर भी आया था। इस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 1985। तो कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? काठमांडू में। और इसमें टोटल जो कंट्री हैं वो कितने हैं? वो 8 कंट्री हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और हम जैसे ही हैं, हमसे गरीब टाइप के सारे देश हैं, जिनमें से
इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। ठीक है, जिसमें से इंडिया तो दादाजी हो गए, पाकिस्तान बेटा हो गया, बांग्लादेश ग्रैंडसन हो गया, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। उसके अलावा दो और बच्चे हैं अपने छोटे वाले जो हमसे इनमें से एक नाराज़ चल रहा है आजकल, चाइना के चक्कर में फंस गया, जिसका नाम है नेपाल, और एक है भाई क्या, भूटान। उसके अलावा फिर कौन सा है, एक ऐसा देश है जो मैप भी ढूंढोगे तो मैप में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, उसका कंप्लीट नहीं होता मैप हमारे बिना, जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। ऐसे लटका रहता है अजीब टाइप से, जैसे आंसू की बूंद होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आंसू की बूंद के जैसा या ओस की बूंद के जैसा शेप कौन से देश का है, तो देखोगे तो वैसा ही मिलेगा आपको, जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। उसके बाद फिर होता है मालदीव। ये जो कंट्री है, ये 7 के 7 कंट्री कैसे कंट्री हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। और बाद में फिर एक और बना फाउंडर मेंबर के अलावा, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन कब किया था, अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया था 2007 में, 2007 से अफ़गानिस्तान चला रहा है। तो ये सारे के सारे देश हैं, याद रखना। उसके बाद आता है फिर आपका, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो कौन सा संस्थान उस देश की मदद करेगा। हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, स्पेशली 91-90 में तो बहुत ज़्यादा हुआ ही था, मनमोहन सिंह साहब जिस टाइम पे थे, तो हमने काफ़ी सारा लोन भी लिया था। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ एडवर्स, मतलब सीधा सीधा है कि हमारे फेवर में नहीं है ना। प्रतिकूल का मतलब हमारे फेवर में नहीं है। अब फेवर में नहीं है तो मतलब क्या है कि हमारा जो इनकम है, हमारा जो इनकम है वो बहुत कम है, किससे, एक्सपेंडिचर से। एक तो ये ऐसा कह सकते हो, दूसरा ऐसा भी कह सकते हो कि इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है। तो उस कंडीशन में भी यही कंडीशन बन जाती है। तब पहले ऐसा हुआ करता था जब हमारा मार्केट इतना ज़्यादा ओपन नहीं था, तो एलपीजी आया था, एलपीजी आने से जस्ट पहले ही हमने बहुत सारा लोन लिया था। आज भी ये काम करता है कौन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेड ऑफिस वहीं है जहां वर्ल्ड बैंक का है। दोनों में सेम मेंबर होते हैं। न्यू मेंबर नोरो है, मेंबर नया कौन सा है, नोरो। दोनों के अंदर जो देश हैं 189 कंट्री हैं, और दोनों का हेड ऑफिस कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट आता है इसके बाद डैम्पियर होजेस रेखा। ये किससे संबंधित है, डैम्पियर हॉजेस लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, या पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य मतलब पाक स्ट्रेट में, अंडमान निकोबार के बीच में, या सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें है। सुंदरवन का डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ है। ठीक है ना, ये जो डेल्टा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदियों के द्वारा बनाया हुआ डेल्टा होता है, उसकी जो मिट्टी से डिपोजिशन होता है उससे बन जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा है ये, ठीक है, और इसी में है ये सुंदरबन का जो डेल्टा है, इसी पे है गंगा ब्रह्मपुत्र। एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको शायद पता भी हो, 24th परगना, बंगाल में, वहीं पर है ये लाइन, इमेजिनरी लाइन है। इन विच ईयर फर्स्ट फ्लीट ऑफ डच रीच इन इंडिया, भारत में डच का पहला बेड़ा कब पहुंचा, उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया, अगर ये वाली बात आती है तो 16 के बाद में किया था, मतलब 1602 में आए थे, बट ऑप्शन में ही नहीं है। तो घूमने फिरने के पर्पज़ से आ गए थे, चेक करने के पर्पज़ से आ गए थे कि कैसे कैसे इस रास्ते को यूज करें। जिसको रास्ते से पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो 1595 करेक्ट आंसर है, 1595 इज़ द करेक्ट आंसर, 1595। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन सा भाई, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो भाई जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है ना, कोस्ट लाइन कौन सी है सबसे ज़्यादा, किसके, गुजरात की है, लॉन्गेस्ट वही है। वैसे तो अंडमान निकोबार है अगर यूनियन टेरिटरी कहते हो तो, है ना, लेकिन वहाँ से इतना नमक नहीं निकाला जाता, तो गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में शिवलिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ फाउंड अ 5 मिलियन ईयर ओल्ड एलिफेंट फॉसिल फ्रॉम द शिवलिक या शिवालिक फॉरेस्ट, बताइए, मेरठ, सहारनपुर, गाजीपुर या वाराणसी, जल्दी जल्दी बताइए, मेरठ, सहारनपुर, गाजीपुर या वाराणसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा जी अनअकैडमी पर जुड़िए, कोड यूज़ कीजिए ANADIYT, अनादि YT। सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो क्या करेक्ट आंसर है भाई, सहारनपुर में मिला है, अभी अभी मिला है।
नेक्स्ट है भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता कब मिलेगी। मेंबरशिप की बात नहीं कर रहा, मेंबर तो इंडिया बनेगा ही बनेगा। मेंबर के अलावा 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए जितने भी उसके मेंबर होते हैं ना, यूएनएससी में 15 मेंबर होता है। यूएनएससी कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर टोटल होता है। 15 में से 5 तो फिक्स हैं, वो तो चेंज होते नहीं। क्या 5 जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। 10 जो नॉन परमानेंट है वो 2-2 साल के लिए बनते हैं, 2 ईयर के लिए। तो इंडिया का टेन्योर स्टार्ट हो रहा है जनवरी। इसको पहले क्वेश्चन को सही करते हैं, इसका आंसर पहले अभी बताता हूँ। इसका आंसर जो है वो आएगा अगस्त। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? अगस्त आएगा। लेकिन मेंबरशिप कब स्टार्ट हो रही है? मेंबरशिप जनवरी में स्टार्ट हो रही है। और अध्यक्षता कब मिलेगी? अध्यक्षता मिलेगी अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में मिलेगी। ठीक है, अगस्त 2021 में। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। अगस्त में तो ये मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हम बात क्या कर रहे थे भाई? हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, क्वेश्चन की तो ये बात हो गई। मेंबरशिप की बात कहता है तो 1 जनवरी से हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से 2 साल के लिए होगा। 2 साल कार्यकाल होता है। और 1 महीने के लिए 2021 में, 1 ही महीने के लिए 2022 में अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, 1 मंथ का ऐसा चलता है। 8वीं बार मेंबर बन जाएगा ये 2021 में। इसका मतलब 7 टाइम्स पहले आ चुका है इंडिया इसमें। 7 टाइम्स पहले सदस्य रह चुका है। अस्थाई बोलते हैं, टेम्पररी बोलते हैं, नॉन परमानेंट बोलते हैं। 75th यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th ऑफ यूएन जनरल असेंबली? एस जयशंकर, बोल्कन बोजकिर, राकेश मारिया या व्लादिमिर जरिन। जैसे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना, वैसे हर साल इसका एक सेशन होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का। तो उसके अध्यक्ष एक होते हैं, वो कौन है? बोल्कन बोजकिर, जो 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, एक सेशन के लिए। निम्न में से कौन सी दवा है जो एंटी हिस्टाइमाइन है ना? विच ड्रग इज एंटी हिस्टाइमाइन? कौन सी है भाई? सभी हैं। कौन सी है? ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया। नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। मतलब ये मैंने आपको 9 वाली क्लास में डिटेल में भी कराया था, क्यों कब से किया जा रहा है, सब कराया था। और आई थिंक आज ही कराया है, हाँ एक बार चेक कर लेना उसमें। तो कब होता है भाई? 30 जून, 15 मार्च, 10 जनवरी या 1 जुलाई। तो जो हमारा महीना चल रहा है इसी में तो होता है। 1 जुलाई को ये होता है। कब होता है? 1 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, डिटेल में पढ़ाया था। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत, मतलब उसके नाम के तहत, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट अंडर प्रोजेक्ट प्लेटिना? क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि प्रोजेक्ट प्लेटिना किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये बेटा किससे है? बिहार, झारखंड या गुजरात या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र ने किया है भाई। किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट है हु इश्यूज द स्पेशल ड्राइंग राइट SDR इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन विशेष आहरण अधिकार कौन जारी करता है? ये एक तरह की मुद्रा है। क्या है? एक तरह की करेंसी है, आर्टिफिशियल करेंसी है ये, है ना? आभासी मुद्रा है, जो जिसमें डील करता है रिटर्न में। कौन करता है बताइए? वर्ल्ड बैंक, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF? तो किसकी मुद्रा बेटा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी मुद्रा है। ऑन पेपर ये रहती है, बाकी अदर मुद्राओं में काम होता है, जैसे येन, है ना, डॉलर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है? मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI, उनकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? जल्दी जल्दी बता दो। उनकी जो सैलरी होती है कितनी होती है? 2.8 लाख। कितनी होती है? 2.8 लाख रुपीज़ पर मंथ की बात कर रहे हैं। कितनी होती है? 2.8 लाख, ये पर मंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा बोबडे साहब अभी हैं ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, आपको पता ही होगा। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड नेशनल स्पोर्ट्स डे? 1995, 29 अगस्त को, या 29 सितंबर 1995 को, या फरवरी 1995 को? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए स्पोर्ट्स डे कब होता है और क्यों होता है। तो ध्यानचंद जी जो है, मेजर ध्यानचंद, उनका बर्थडे होता है। जो ध्यानचंद जी हैं उनका क्या होता है? बर्थडे होता है।
एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इसी दिन मिलते हैं, अगस्त में होता है। तो 29 अगस्त 1995, 29 अगस्त 29 ऑफ अगस्त 1995। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर स्थित है कहाँ पर? माइक्रोबायल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ है आपका? चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। जल्दी जल्दी बता दीजिए कहाँ पर है। तो कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल? तो कौन था? सेल्सियस साहब है, इसलिए सेल्सियस भी बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो भाई ये पिथौरागढ़ याद है तो भी आसानी से हो जाएगा, कुमायूं याद है तो भी आसानी से हो जाएगा। तो कहाँ पर? उत्तराखंड। सीएम साहब कौन है? सीएम साहब यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसकी दो कैपिटल हो गई हैं, एक तो देहरादून थी, दूसरी आ गई है गैरसैंण। कौन सी हो गई है? गैरसैंण, जो हमने पढ़ा था। फिच रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 में जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, उसको कितने 9.5 से कम करके कितना किया है? 8%, 8.5%, 9 या 5.5? तो कितना किया है? 8% किया है। कितना किया है? 8%। ये एस्टिमेटेड होता है, इससे भी डाउन जाएगा। एलमट्टी डैम कौन सी नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज़ द एलमट्टी डैम लोकेटेड? बाकी भाई आप ANADIYT ये कोड यूज़ कीजिए, और इसका आंसर जल्दी से दीजिए। कर्नाटक नाम का स्टेट है जहाँ पर ये है, और नदी का नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर पे है। नेक्स्ट है, नमक्कर, नहीं, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ डांडी मार्च? डांडी मार्च जो है उसका कारण क्या था? डांडी मार्च का कारण क्या था? 1930 में हुआ था। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। तो क्या है इसमें? इसी को एक नाम और है, सॉल्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो सॉल्ट पर जो टैक्स बढ़ गया था, उसके नाम पर इसको सॉल्ट मूवमेंट कहा जाता है। वही मेन रीज़न भी था, क्योंकि ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था। शासन की एकात्मक प्रणाली क्या होती है? यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? अधिक अनुकूलशील, मतलब मोर एडेप्टेबल, या स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है उसमें, या जनता के द्वारा भागीदारी होती है, या सत्तावाद की कब संभावनाएं होती हैं? तो भाई एकात्मक मतलब ज़्यादा पावर होगी, और पावर किसके पास में होगी? स्टेट के पास में होगी एकात्मक में, मतलब सरकार के पास। निम्न में से किस अधिनियम ने CAG का जो आज का पोस्ट होता है, SSC में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ऑडिटर कौन से डिपार्टमेंट में? CAG में। तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था, सिफारिश दिया था। उसके बाद 1921 में आपका ये CAG बन गया था। तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए, जब 1921 में बना है तो नेचुरल है भाई, कौन सा एक्ट रहा होगा? 1919 का, जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर जाते हैं। चीन ने बांग्लादेश में से होने वाले आयात में कितने % के टैरिफ में छूट दे दी है? चीन आजकल हमारे पड़ोसी जितने भी हैं उन सबको लालच दे रहा है अपनी तरफ मिलाने के लिए। तो 97%। कितना? 97%। तंजानिया अल्बिनिज्म सोसाइटी TAS के द्वारा पहला एल्बिनो दिवस कब मनाया गया था? 2006 में। कब मनाया गया था? 2006 में। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पोर्ट नहीं है? नेचुरल पोर्ट नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब इंसान ने बनाया है। कौन सा? चेन्नई, मुंबई, कोचीन या पारादीप? तो कौन सा वाला है? चेन्नई। कौन सा है इसमें से? चेन्नई। नेक्स्ट है, CV रमन को रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था कौन से ईयर में? 1922, 27, 29 या 30? जिस दिन इन्होंने खोज की थी उस दिन 28 फरवरी था। 28 फेब को साइंस डे मनाते हैं हम लोग। इंडिया का क्या मनाते हैं? साइंस डे, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1930, 1930 में इनको मिला है। नेक्स्ट है, कोर्सिका आइलैंड किससे संबंधित है? कोर्सिका आइलैंड इनमें से किससे रिलेटेड है? मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट या चर्चिल? तो भाई नेपोलियन बोनापार्ट फेमस है। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। बाकी शाम को 6 वाली क्लास में मिलेंगे अनअकैडमी पर स्पेशल सेशन में। आप लोग अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, और उसके अलावा कोई भी कोर्स लेने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए, जो कि होता है ANADIYT, अनादि YT। आज की क्लास हम जल्दी से ही छोड़ देते हैं।
और कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखें, बढ़िया से तैयारी करते रहें।